मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल यूनिट 4th ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आखिरी टॉपिक है विच इज़ एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर दरअसल निकोला टेस्ला ने डिस्कवर किया था और ये वो डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। हम कहें कि वो डिवाइस है जिससे मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल क्या होता है इसका? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फिनोमेना होता है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा व्हेन द फ्लक्स लिंक विद दैट कॉइल गेट कंटिन्यूसली चेंज। इसकी कंस्ट्रक्शन और इसके डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो डायग्राम में मैंने यहाँ पर एक आर्मेचर कॉइल बनाया है। ये एक आर्मेचर कॉइल है, दैट इज द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर वाउंडेड बाय large number of turns and wounded by copper wire having large number of turns and यहाँ पर दो हमने pieces रखे हैं पोल के which is produced strong magnetic field to the coil and the magnetic field is always perpendicular to the rotational axis of the coil। ये इसका rotational axis हमने मान लिया coil का, जो इसके हमेशा perpendicular रहेगी फील्ड, क्योंकि फील्ड जा रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। और फिर इसमें तीसरा जो है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने यूज किए हैं वो लगभग 1 टेस्ला टू 2 टेस्ला के ऑर्डर के होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें कि भाई जो स्लिप रिंग्स हैं, स्लिप रिंग ये दिख रही है आपको R1 R2, दीज आर द स्लिप रिंग, दीज आर द होलो मेटेलिक रिंग्स which is connect with the armature coil and the uses of slip rings are only just change the direction of the current which is produced during the rotation of the coil। यहाँ पर दो हमारे पास कार्बन ब्रशेज हैं B1 और B2। ये कार्बन ब्रशेज का काम क्या होता है? कार्बन ब्रशेज का काम एक्सटर्नल सर्किट को आर्मेचर कॉइल से जोड़ने का काम है, बस और कुछ नहीं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब इसकी वर्किंग समझो, मेन इसकी वर्किंग ही है। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है आर्मेचर कॉइल और स्लिप रिंग, दरअसल इन स्लिप रिंग से पास आउट होकर आपने जनरेटर देखा ही होगा, इन इस आर्मेचर कॉइल से पास आउट यहाँ पर एक रोड होती है। आर्मेचर कॉइल और स्लिप रिंग से पास आउट एक लोहे की रोड आपने देखा होगा, जनरेटर से बाहर आई हुई होती है। उस रोड के ऊपर एक हैंडल हम लगाते हैं जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए, कुछ इस तरह से लाइक दिस। जब मैं इस हैंडल को रोटेट करूंगा तो क्या पैदा होगी? मैकेनिकल एनर्जी। और जब हैंडल रोटेट होगा तो ऑब्वियसली बात है ये जो रोड है ये इस आर्मेचर कॉइल से जुड़ी होती है। जब ये हैंडल रोटेट करेगा इस रोड को तो ऑब्वियसली बात है आर्मेचर कॉइल भी रोटेट करना शुरू करेगी। और जब आर्मेचर कॉइल रोटेट करना शुरू करेगी तो इस फील्ड लाइन जो इस कॉइल के एरिया से पास आउट होगी उसके फ्लक्स में कंटिन्यूसली चेंजेस आएंगे और जिससे हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल के अंदर पैदा हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा। तो सपोज मैंने इस हैंडल को रोटेट किया और किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर ये मैंने एक कॉइल मानी है, दैट इज़ आप देख रहे हैं कि पी क्यू और इस तरफ आर है और यहाँ है एस। तो पी क्यू आर एस ये जो कॉइल है वो मैंने फील्ड के अंदर रखी है हॉरिजॉन्टली, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन पोल पीसेस के बीच में मैंने कॉइल को हॉरिजॉन्टली इस तरह से रखा हुआ है। अब कॉइल है वो इस तरह से रखी हुई है और जैसे ही मैं इस कॉइल को, क्योंकि इस हैंडल से जब मैं जैसे इस कॉइल को रोटेट करता हूँ तो कॉइल रोटेट होकर यहाँ से यहाँ आएगी। शुरुआत में जब कॉइल यहाँ पर थी तो कोई भी फील्ड लाइन इस कॉइल से पास नहीं हो रही थी, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 थी। अब जब फ्लक्स 0 था तो फ्लक्स में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे थे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना था? 0। जैसे ही कॉइल मैंने रोटेट की तो पी क्यू वाला जो हिस्सा है ना वो रोटेट होकर ऊपर आ गया। अभी ये कॉइल यूं रखी थी और यहाँ तक आई है तो इसका मतलब कॉइल ने अपना 1/4 रोटेशन पूरा किया है। जैसे ही कॉइल यहाँ से और यहाँ पर आई अपना 1/4 रोटेशन करने के लिए तो कॉइल के अंदर फ्लक्स लिंक अप होने लगी, क्योंकि फील्ड तो यूं जा रही थी। अब पहले कॉइल यूं थी तो फील्ड पास नहीं हो रही थी कोई भी। अब जैसे कॉइल यहाँ पर पहुंची तो फील्ड लाइंस हैं वो कॉइल के एरिया से पास आउट होने लगी। तो यूनिट वेक्टर और कॉइल के जो मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल के यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। कॉइल कितनी रोटेट हो गई? 90 डिग्री। कॉइल अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिग्री रोटेट हो गई बेटा? 90। और यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितने डिग्री का एंगल बन गया? 0 का। तो फ्लक्स 0 से कहाँ हो गया? मैक्सिमम। जब फ्लक्स 0 से मैक्सिमम चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस पर लगा दूंगा बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये कहता है कि मोशन, फील्ड और करंट, मतलब थंब है वो मोशन देगा और फील्ड की डायरेक्शन फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन देगी। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है।
तो जो इस कॉइल पर हम ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएं तो होगा क्या, जब पी क्यू कॉइल ऊपर गई, ये इस आर्मेचर कॉइल का पी क्यू वाला हिस्सा जब ऊपर गया 1/4 रोटेशन में, तो मोशन यूँ हो गया, फील्ड ये हो गई, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। करंट की डायरेक्शन कहाँ हो गई, पी से क्यू, क्यू से आर और आर से एस, इस तरह से हम बात करते हैं। तो 1/4 रोटेशन पर हमें ये देखने को मिला। आफ्टर नेक्स्ट 1/4 रोटेशन क्या होगा, नेक्स्ट 1/4 रोटेशन पर पी क्यू कॉइल है वो नीचे आएगी, इसका मतलब फ्लक्स है वो मैक्सिमम से कहाँ हो गया, मिनिमम। समझ रहे हैं आप, पहले कॉइल यूं रखी हुई थी, उसके बाद कॉइल अपना 1/4 रोटेशन कवर करती है, फिर उसके बाद हाफ रोटेशन कवर करती है। तो रोटेशन तो कितना, रोटेशनल एंगल कितना हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इसका, पहले 90 से अब 180। लेकिन अभी कॉइल का यूनिट वेक्टर है नीचे और फील्ड यूं जा रही है, तो फील्ड और यूनिट वेक्टर में कितने डिग्री का एंगल, 90। अगर फील्ड और यूनिट वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है तो फ्लक्स तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी फील्ड लाइन इसके एरिया से पास नहीं हो रही। तो इसका मतलब पहले जब ये कॉइल यूं रखी हुई थी इनिशियल पोजीशन में, तो फ्लक्स जीरो से फ्लक्स मैक्सिमम से अब फ्लक्स मिनिमम। तो पहले फ्लक्स मिनिमम से मैक्सिमम, फिर फ्लक्स मैक्सिमम से मिनिमम। पहले एंगल ऑफ रोटेशन 0 से 90 डिग्री, फिर उसके बाद रोटेशनल एंगल 90 से कितना हो गया, और 90 रोटेशन हो गए, तो ये कितना हो गया बेटा, 180, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये कॉइल यहाँ पर पहुंची, तो इसका मतलब कॉइल जो करंट की वैल्यू पहले बढ़ी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पहले बढ़ी और उसके बाद घटी, क्योंकि जो एंगल है, जो फ्लक्स है वो पहले हमें मैक्सिमम मिला और फिर फ्लक्स मैक्सिमम से कहाँ हो गया, मिनिमम। जब फ्लक्स मैक्सिमम से मिनिमम हो गया है, इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, घट गई। और क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस कोज को अपोज करता है जो इसकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फ्लक्स जब मैक्सिमम से मिनिमम आएगा तो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर धीरे धीरे वैनिश हो जाएगी, मतलब वो जीरो होने लगेगी, या हम कहें उसकी डायरेक्शन चेंज होने लगेगी। Because direction of the induced EMF always oppose the direction of induced current is always oppose that cause who responsible for its production. तो जैसे ही 180 डिग्री रोटेशन होगा तो फिर क्या होगा, अब जो PQ कॉइल फ्रंट में थी, अब वो वन हाफ रोटेशन के बाद हाफ रोटेशन के बाद कॉइल कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर। तो इस तरफ कौन सा हिस्सा आ गया कॉइल का, RS, क्योंकि पहले कॉइल यूं थी। अब जैसे ही कॉइल 1/4 होगी तो यहाँ पर आएगी, फिर कॉइल हाफ रोटेशन होगी तो यहाँ पर आएगी। तो तुम देख रहे हो कि पहले कॉइल जो PQ हिस्सा इस तरफ था, वो PQ अब उस तरफ चला गया और RS वाला हिस्सा इस तरफ आ गया। तो जब हाफ रोटेशन हो जाएगी कॉइल की, तो RS वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, फ्रंट फेस, और जो PQ वाला हिस्सा है वो इस तरफ आ जाएगा। अब जब मैं अगली रोटेशन करूंगा, 3rd 4th रोटेशन जब हम पढ़ेंगे यूं, तो इसका मतलब इस बार कौन ऊपर गया है, RS वाला हिस्सा। तो RS वाला हिस्सा अगर ऊपर जाएगा तो मैं फिर से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा दूंगा, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ से आएगी बेटा, S से R, R से Q, Q से P। और ये जो करंट की जो डायरेक्शन चेंज हुई है, इसको चेंज करने का काम कौन करता है, ये स्लिप रिंग्स। तो इस तरह से कॉइल रोटेट करेगी। क्लियर सभी को। अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो कंफर्म हो गया कि कॉइल की रोटेशन से क्या पैदा हो रहा है, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो, अब मुझे ये पता करना है कि भाई चलो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा तो हो रहा है, और वो भी अल्टरनेटिंग है या नहीं है, इसका पता भी हमें करना है, क्योंकि 10th क्लास तक तो सिर्फ आपको इतना ही बताया जाता है थ्योरी तक ही, कि भाई कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी तो फ्लक्स में चेंजेस आने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में या इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल में पैदा होगा, और वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मैंने अभी भी समझाया किस तरह से चेंजेस होंगे। ये आपको 10th में भी मैंने ही पढ़ाया था, ध्यान दो। तो अब अगला जो इसमें है वो प्रूफ है कि भाई आप ये प्रूव करके बताओ जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो कैसे पैदा होगा। तो मैंने मान लिया कि भाई ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके बीच में जो हमने ये कॉइल रखी है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो हमने बेटा कॉइल रखी है, इस कॉइल को अगर मैं टॉप व्यू से देखूं, इस तरह से देखो, मैंने टॉप से देखा है, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, फील्ड जा रही है यूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, और कॉइल का जो यूनिट वेक्टर है वो ये हो गया। अगर मैं मान लूं कि यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, कॉइल के यूनिट वेक्टर या हम कहें जैसे एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, थीटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल से लिंकअप कर रहा है वो कितना आ जाएगा, BA cos थीटा। If the coil is rotated with angular velocity omega, then omega is equal to कितना होता है, थीटा बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा इसे क्या लिख सकते हैं,
ओमेगा टी एंड द कॉइल कंसिस्ट n नंबर ऑफ टर्न्स देन द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज BAN cos ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ मुझे चाहिए क्योंकि कॉइल पैदा ही अल्टरनेटिंग करंट पैदा कर रही है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रहा है और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ दरअसल अल्टरनेटिंग फॉर्म में आना चाहिए। तो उसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लेंज लॉ से हम एक ही जानते हैं, माइनस d∅dt माइनस NBA को बाहर ले लो। डिफरेंशिएशन किसका हो गया बेटा? कोस ओमेगा टी का। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो NBA और कोस का हो गया साइन और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? ओमेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा हमारे पास? NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्यों भाई? क्योंकि कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? ओमेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अगर इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, E बराबर E नॉट, कब होगा? मतलब मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें तभी मिलेगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट मीन्स E नॉट है वो किसके बराबर? E की वैल्यू E नॉट तभी होगी जब साइन ओमेगा टी 1 होगा। दैट मीन्स E की जगह बेटा E नॉट पुट कर दो, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? NBA ओमेगा। ये इक्वेशन मान लो 1 मान लो, और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो 2 को अगर मैं एक में पुट करूं, पुट 2 in 1, 2 को एक में पुट करेंगे तो क्या आएगा? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपने देखा ना इक्वेशन किस में फॉर्म में आ गई बेटा? अल्टरनेटिंग साइन वेव आ गई हमारे पास। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, उसके लिए इक्वेशन हमने यहाँ लिखी दी है। अब चलो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन ये आ गई, लेकिन एक्चुअल में वेरिएशन यही आएगा, इसका कैसे पता चलेगा? इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। इसको जरा समझो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा तुम्हें कि शुरुआत में कॉइल है वो यूं रखी थी। शुरुआत में कॉइल यूं रखी थी तो भाई कॉइल पहले कितना एंगल से रोटेट करती है? 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360, तभी तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा इस कॉइल का। तो भाई शुरुआत में थीटा कितना था? थीटा का मतलब ओमेगा टी से हो गया। शुरुआत में थीटा कितना था बेटा? कॉइल अगर शुरुआत में रोटेट ही नहीं कर रही थी तो एंगल कितना था? एंगल ऑफ रोटेशन 0 था ना। शुरुआत में कॉइल रोटेट नहीं करता, एंगल ऑफ रोटेशन 0। जैसे ही रोटेट की तो पहले कितना एंगल रोटेट किया? 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। तो थीटा की वैल्यू 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270 और फिर थीटा की वैल्यू 360 डिग्री। अब चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो E की वैल्यू देखो शुरुआत में कितनी आएगी? जब मैं थीटा की वैल्यू या ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखूंगा तो E की वैल्यू 0, फिर E नॉट, फिर 0, फिर साइन 270 कितना होता है? -1, तो -1 यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस E नॉट। फिर E की वैल्यू 360 पर कितनी होगी? 0। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो थीटा की वैल्यू अगर ये रखूं तो E की वैल्यू हमारे पास ये मिल जाएगी। तो ग्राफ भी हमारे पास, ये जो वेरिएशन ग्राफ हमारे पास आया है इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में, तो ऐसा आया है। तो देखो तुम यहाँ देखो, E की वैल्यू 0 जब एंगल ऑफ रोटेशन कितना था? 0। उसके बाद मैक्सिमम, यही होगा मैक्सिमम, दैट इज द प्लस E नॉट, पॉजिटिव E नॉट आ गए यहाँ पर, ये मैक्सिमम। उसके बाद 180 पर 0, तो ये वापस 0 पर पहुंच गया। फिर -E नॉट, फिर ये नीचे आ गया। फिर उसके बाद वापस 0, तो ये वापस 90 डिग्री रोटेशन के बाद, मतलब थीटा जब 360 हुआ तो ये वापस 0 पर पहुंच गया। तो इस तरह से हम बात करते हैं इसकी। अब ज़रा इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा। कैसे? ये एक वेव इक्वेशन है, और वेव इक्वेशन मैंने मान लिया कि अपना कंप्लीट साइकिल कितने टाइम में? T टाइम में। तो हाफ कितने में? T/2 में। 1/4 T/4 में। और ये कितने में? T/4 में। इसको टाइम वेरिएशन के रिगार्डिंग भी लिख सकते हैं, तो भी आंसर यही आएगा। पुट करके देख लो कैसे। अगर मैं शुरुआत में टाइम कितना था? टाइम वेरिएशन के रिगार्डिंग, चलो ये तो एंगल ऑफ रोटेशन के रिगार्डिंग में चल रहा था, अब टाइम रोटेशन के रिगार्डिंग चलेंगे। तो टी की वैल्यू शुरुआत में कितनी? 0। टाइम 0 था तो जरा यहाँ रखोगे वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास? E की वैल्यू कितनी आ गई?
जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होगा, टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। फिर टाइम कितना हुआ, टी बाई टू। रखना जरा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी, और स्मॉल टी की जगह क्या लिखूंगा, टी बाई टू। 2 से 2 कट गया और टी से टी कट गया, तो साइन पाई हो गया। साइन पाई कितना हो गया बेटा, जीरो। तो हमारे पास सॉरी टी बाई टू नहीं, टी बाई फोर आएगा ना, जीरो के बाद टी बाई फोर, सॉरी 2 दूनी 4, तो साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू कितना हो गया, 1। तो ये ई किसके बराबर आ गया, प्लस ई नॉट के। यहाँ से थोड़ा सा और वाइड कर देता हूँ, देखो जरा। जब टाइम की वैल्यू टी बाय जीरो के बाद अगला टाइम कितना है जीरो के बाद बेटा, टी बाई फोर। टी बाई फोर हुआ तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट साइन ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी की जगह क्या लिखना है, टी बाई फोर। तो टी से टी कट गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो ई बराबर ई नॉट साइन पाई बाई टू किसके बराबर हो गया हमारे पास, ई नॉट के बराबर हो गया ना। तो इसका मतलब टाइम जब जीरो था तो उस समय ई की वैल्यू जीरो, क्या ग्राफ सही है। फिर जब टाइम टी बाई फोर हुआ तो ई की वैल्यू कितनी, ई नॉट, तो मैक्सिमम ईएमएफ है भाई। अब रख के देख लो, जब टाइम टी बाई टू रखोगे तो ई की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो आएगी, क्योंकि यहाँ पर टी बाई टू फोर की जगह आप टी बाई टू रखोगे, 2 से 2 टी से टी, तो साइन पाई बाई कितना, साइन पाई कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। साइन पाई जीरो, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो इसका मतलब ये हमारा वेरिएशन है अलग अलग टाइम के लिए। अलग अलग टाइम के लिए भी यही इक्वेशन बन रही है, एंगल ऑफ रोटेशन से देखूं तो भी इक्वेशन यही बन रही है। तो ये आपका आज का जो टॉपिक है वो एसी जनरेटर इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा बेटा हमारे पास इसी फॉर्मूले पर, ई नॉट एन बी ए ओमेगा। क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, कभी भी ये नहीं कहेगा कि एसी जनरेटर करके दिखाओ, बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा। वो कहेगा कि कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसका एरिया इतना है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है, अगर वो किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है तो बताओ उसका मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, या प्रूव करो कि उसका मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने अभी बोला उसमें कहीं ये नहीं बोल रहा कि भाई एसी जनरेटर निकाल के दिखाओ। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हो रही है किसी कॉइल को फील्ड में रोटेट करने पर, तो यही होगा। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बी ए ओमेगा को भी लिखा जा सकता है बेटा 2 पाई न्यू, ध्यान दें, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 है, जो पूछा गया है कि भाई एक कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है, उसको हमने फील्ड में रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, एक सर्कुलर कॉइल है जिसको हमने फील्ड में रखा, जिसकी रेडियस है बेटा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और उसका नंबर ऑफ टर्न्स हैं 20। उसको फील्ड में रखा है हमने 3 × 10⁻² टेस्ला, एंड द एंगुलर स्पीड बिकम्स 50 पर सेकेंड, ये इसने दी हुई है। तो कह रहा है कि एक तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, मतलब ई नॉट निकालो, एक मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट बताओ अगर कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम हो। तो ये गिवन है 4 बातें, और हमें 2 बातें निकालनी है कि एक तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ और एक मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट बताओ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, एन बी ए ओमेगा। अब भाई नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं, बी हमें दे रखा है, एरिया, रेडियस दे रखी है, तो कॉइल, सर्कुलर कॉइल का एरिया हम निकाल सकते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर। रेडियस को आप सेंटीमीटर से मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लें, क्योंकि सारे सिस्टम 1 यूनिट में हो। और ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 पाई, सॉरी ओमेगा तो हमें दे रखा है, ओमेगा ओमेगा एज इट इज। तो इस फॉर्मूले में जब आप रखोगे इन सब की वैल्यू, यहाँ जो गिवन है, तो आपके पास ई नॉट आ जाएगा, और आई नॉट दैट इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट विच इज गिवन बाय ई नॉट बाय आर। यहाँ से जो ई नॉट आएगा वो यहाँ रखना है, उसको आर कितना है 10 से डिवाइड करते ही ईएमएफ की वैल्यू, सॉरी इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं अनसोल्ड, वो आपने इसके करने हैं बेटा, और सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, ध्यान दो, या इसी फॉर्मूले से, या फिर ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके अलावा और कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं जो अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर पर पूछा जाए, ठीक है, ओके।